नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मध्य। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रोहतक में हर घर तक पर्याप्त पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। विधानसभा में विधायक भरत भूषण बत्रा के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि नगर निगम की 16 एकड़ भूमि जलाशय निर्माण के लिए प्रस्तावित है और इसके साथ ही साथ सोनीपत सड़क के पंप की क्षमता बढ़ाई जा रही है। वहां पर नगर निगम की 14 एकड़ लैंड है। एक तो हम वो देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने बताया। और एक सोनीपत रोड के ऊपर एक पंप खराब है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। आपको पानी की कमी नहीं आने देंगे। रोहतक के माननीय विधायक जी, रोहतक के एक एक घर में पर्याप्त पानी पहुंचाना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, मैंने कहा है। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधायक रामकरण द्वारा बाढ़ के कारण खेतों में एकत्रित हुए रेत को हटाने के लिए अनुमति देने संबंधी पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मौके पर पाया गया कि जो रेत आया वो भी रिवर बेड में आया। जो बाउंड्री होती है उसके अंदर जो खेत है जिसका सरकार ने मुआवजा दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं झेलनी पड़े और उसके साथ ही साथ हर छोटे बड़े नुकसान की स्थिति में सरकार उसकी भरपाई किसानों को कर रही है। सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है। बाढ़ के समय के अंदर गया हूं, एक एक गांव में गया हूं। शायद काला जी ना पहुंच पाए हूं, परंतु मैं गया हूं माननीय अध्यक्ष जी, उनके अंदर किसानों से बात किया है। जो ये एरिया की बात अभी कर रहे हैं रेत उठान की, वहां हमने अपनी टीम भेजी भी। अगर किसी किसान के खेत में ज्यादा रेत आ गया, उसको उठाने की हम परमिशन देंगे, परंतु रेत ज्यादा नहीं है, वो भी रिवर बेड में है। जो उसकी बाउंड्री होती है माननीय अध्यक्ष जी, उस बाउंड्री के अंदर वो खेत है जिसके अंदर वो आया, उसका भी हमने मुआवजा दिया है। अगर किसी का कोई ज्यादा है तो हमने चेक करवाया, वो हमें नहीं मिला, हमारे अधिकारी गए नीचे चेक करने के लिए, और उसमें ये कहने का कोई आवश्यकता नहीं है अगर अलग कि वहां रेत आ गया वहां आ गया। ऐसा नहीं है रामकरण जी, हम बिल्कुल देख रहे हैं उसको। अगर किसी किसान का एक छोटा सा भी नुकसान है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी भरपाई कर रही है। और आगे बढ़ेंगे, जहां हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दिन सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर देश भर में कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा सदन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया गया। आपको बता दें, जिन्होंने 25 नवंबर को ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में आयोजित विशाल समागम में गुरु जी को नमन किया और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के संबंध में अपनी हरियाणा सरकार की और हरियाणा के जन जन की भावनाएं प्रस्तुत करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है। जैसा मैंने कहा है कि 25 तारीख को जो बड़ा समागम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के ऊपर हमने ये निर्णय किया कि इसकी और अच्छा होगा कि अगर इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए। ये हमने इसके ऊपर विचार किया और मैं स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय को लेकर के मिलने गया। जब मेरे मन में आया तो मैंने प्रधानमंत्री जी से इस बात को लेकर के चर्चा की। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कहा कि मेरा कार्यक्रम अयोध्या का है, आप कितने बजे करना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी, आप जो समय देंगे उस समय के हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो मुझे कहने लगे कि मैं अयोध्या से सीधा कुरुक्षेत्र आऊंगा। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो आस्था है कि उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के नमन करने के लिए 350 शहीदी के अवसर पर वो अयोध्या से सीधे कुरुक्षेत्र की इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि के ऊपर आए। माननीय अध्यक्ष जी, वो सीधे अयोध्या से ज्योतिसर उतरे आकर के, जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश दिया। कई बातें ज्ञान की कही,
उस भूमि के ऊपर आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे वहीं आकर के उतरे, उसी भूमि के ऊपर उतरे और उन्होंने कुरुक्षेत्र में आकर के उस महान समागम में गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित भारत सरकार द्वारा जारी किए गए, ये हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार इतना बड़ा समागम हरियाणा की उस पवित्र भूमि के ऊपर, उस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर, गुरु तेग बहादुर जी के जब समय समय पर उस भूमि के ऊपर चरण कमल पड़े हैं, उस भूमि के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस मनाने के लिए हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ। और उस अवसर के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आकर के एक सिक्के का गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित एक सिक्के और डाक टिकट और एक हरियाणा सरकार के द्वारा बनाई गई बुकलेट, कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय अध्यक्ष जी किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इन सभी ने इस आयोजन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। माननीय अध्यक्ष जी, उनके आगमन से हम सबको भी असीम ऊर्जा मिली है, हमें भी बहुत प्रेरणा मिली है। आगे बढ़ेंगे। जो हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा में शुरू हुए शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष के नेता बनने पर मुबारकबाद दी और कहा कि हवाएं लाख मुखालिफ हो मगर यह तय है कि दिया वही जलेगा जो अपनी जिद पर अड़ा है। विज ने विपक्ष के नेता को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपकी जिद जीत गई मगर एसआईआर हार गई। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। हवाएं लाख मुखालिफ हों, हवाएं लाख मुखालिफ हों मगर ये तय है दिया वही जलेगा जो अपनी जिद पर अड़ा है। चलिए हुड्डा साहब आपकी जिद जीत गई, एसआर के तो नहीं, अब मैं कहूंगा पर एसआर हार गई। और राज्य मंत्री गौरव गौतम ने धनाकर्षक प्रस्ताव पर कहा कि प्राइवेट और सरकारी आईटीआई में करीब 87,000 से मंजूर है। उन सरकारी आईटीआई में करीब 5,000 पद स्वीकृत है, 13% पद खाली पड़े हैं। सरकार ने नई भर्ती के लिए सरकार को मांग पत्र भेजा हुआ है। सरकारी आईटीआई में 64,000 सीटें मंजूर है। चालू सत्र में 55,000 छात्रों ने दाखिल लिए हैं। प्राइवेट आईटीआई में करीबन 18,000 सीटें हैं। साथ ही राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार आईटीआई युवाओं को नौकरी देने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन करती है। 715 बच्चों को अप्रेंटिस मिली है, अभ्यर्थियों को नौकरियां भी मिली है। कांग्रेस पार्टी मुद्दाहीन बातों पर चर्चा करती है और अविश्वास हरियाणा की जनता का कांग्रेस पर है। हम पर तो विश्वास हरियाणा की पूजनीय जनता जनार्दन ने किया है और अविश्वास प्रस्ताव लाकर सिर्फ मीडिया में बने रहना और एक चर्चा का इशू बनाए रखना, मुझे लगता है सिर्फ ये कांग्रेस का उद्देश्य है, अपने आप को किस प्रकार से हाईलाइटेड लगना, और नहीं तो कोई ऐसा मुद्दा कांग्रेस के पास अब है नहीं। तो भी विषय आएंगे उनका जवाब सरकार देगी और जिस भी प्रकार के सवाल विधानसभा के पटल पर आ रहे हैं, जो भी माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, उसका बेखूबी से अच्छे तरीके से, क्योंकि सरकार अच्छे से अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने गांव बास में आयोजित अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्हें चारों पंचायतों के सरपंच ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और किसान का प्रतीक हल भेंट किया। इस मौके पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। अपने संबोधन में कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि उन्होंने नारनौंद क्षेत्र को अपना मंदिर मानकर सेवा की है और क्षेत्र के विकास में बड़ी बाधाओं का सामना किया। आज मुझे मालूम नहीं था कि आज हमारे कैप्टन जी का जन्मदिन है, लेकिन ईश्वर का इच्छा है कि इस विधानसभा में आने का कोई पार्टी का कार्यक्रम कराया। आपने सुना कि आज राष्ट्रीय नेता केवल नागौर का नहीं, केवल हरियाणा का नहीं, असम का भी प्रभारी देश के कोने कोने के अनेक प्रदेश से जाकर उन्होंने संगठन का चुनाव जीतने का प्रयास किया।
दिया और आगे बढ़ते रहे हैं। आज व्यक्ति से समाज के बारे में सोचने वाला ऐसा मैदान आज हमारा कैप्टन अभिनंदन जी हमारा दुख है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन तो क्या सामाजिक जीवन, मैंने अपना व्यावसायिक जीवन, मैंने अपना सेना का जीवन, मैंने अपने जीवन में हमेशा कोशिश की कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूं, कभी किसी के साथ गलत बात नहीं करूं और किसी के साथ असभ्य बात नहीं करूं पूरे जीवन में। और मुझे राजनीति की मजबूरी ऐसी हुई कि न जाने किस किस प्रकार के लोगों ने क्या क्या कह दिया। तो ये मेरा भाईचारा है, अपने भाईचारे में अपने सरदारी के सामने भी मैं अगर ये बात नहीं कहूँगा तो किसके आगे कहूँगा कि वो भी हमारा भाई है। हमारा भाईचारा हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि 36 बिरादरी का भाईचारा है। अगर वो इस प्रकार की बातें बोलते हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार है। हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत लंबे समय विकास से वंचित रहा था और पूर्व की सरकारें जो थी उन्होंने इस मध्य हरियाणा को बहुत बुरी तरह से विकास की दृष्टि से पिछड़ा रखा था। चाहे वो चौटाला सरकार रही और चाहे वो बाद में हुड्डा सरकार आई। हमारे यहाँ आते आते सड़क जो है वो खराब हो जाया करती थी, पानी बंद हो जाया करता था और स्कूल और कॉलेज की आवश्यकता और अस्पताल की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती थी। मनुष्य और पशु दोनों के अस्पतालों की भी व्यवस्थाएं नहीं थी। 2014 में इस इलाके के भाग ने पलटी खाई थी और 14 से 19 तक पूरे क्षेत्र में विकास के गंगा बही। हिसार में हरियाणा का पहला जेन जेड थीम आधारित पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया है। इसको आपको बता दें, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने खोले इस नए डाकघर का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर नरसीराम बिश्नोई और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सचिन किशोर ने किया। पोस्ट ऑफिस में छात्रों के लिए डिजिटल, कैशलेस और आधुनिक डाक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारे पास एजेंडा आया था, उसको हमने तुरंत प्रभाव से उसको कैंसिल करने के लिए कहा था और वो कैंसिल कर दिया। लगभग सारे पार्षद हमारे साथ थे। ये आए बार इस मुद्दे को उठाया जाता है। वहां पर कुछ 10-20 गऊएं रख रखी है, तो गौशाला पहले हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो जगह मांगते हैं। बाबा साहब जो संविधान निर्माता है उनके लिए हमने वो जगह रखी हुई है, उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं है। हमारे इससे पहले जो हमारे सेक्रेटरी गुज्जर साहब थे, गुज्जर साहब के समय से वो बात चलती आ रही है। मेरे मुद्दे हैं जनहित के, शहर के, इसमें करोड़ों करोड़ रुपए के घपले हैं, इसलिए इन्होंने टाइम मुझे दिया। सुनिए आप, पहला मुद्दा है कि मेन बाजार में 22 दुकानें बनी हुई हैं जो कंप्लीट हैं। वकील को पैसा देना, पैसा दिया नहीं, केस जीत के हारने जा रहे हैं हम, ये है, उसकी पैरवाई नहीं की। और 22 दुकानें इधर बनी है सीधा देवेंद्र सिंह के पास, उसमें 24 दुकानें, उसमें एक दुकान पे क्लेम कोई कर रहा है, उसको देके 23 का कब्जा ले, 50 लाख उस पे लगाए। संपूर्ण हुई है। जो भी हमारे मेन शहर के विकास के मुद्दे थे और जो भी वार्डों के या जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के एजेंडे थे वो डिस्कस किए गए और उन पे जो है कुछ एजेंडों पे जहाँ पे पूरे हाउस ने सहमति दिखाई है और जिन पे कोई एतराज था तो वहाँ पे मतलब आज की बैठक में कुल 18-19 एजेंडे थे, जो उसके बाद में 26-25 एजेंडे बन गए शहर के विकास के लिए। और सरकार के नियम अनुसार काफ़ी एजेंडे सर्वसम्मति से पास कर दिए गए। जैसे शहर के अंदर अतिक्रमण था, उसको हटाने के लिए सबने सहमति जताई। जो नगर पालिका खाली जगह है उसको 4 दीवारी के लिए सहमति दिखाई। और कई मुद्दे ऐसे थे जो नगर पालिका खाम खाई। आज की बैठक बहुत हंगामेदार बैठक रही है, जिसमें फर्जी बिल, शहर का काम ना होना, ये सारी चीजें उसमें है। हर मीटिंग में ये वादा कर लेते हैं सभी पार्षदों से, लोगों से, लेकिन कोई भी काम नहीं करवाते। और आगे बढ़ेंगे। होडल और हसनपुर मार्केट कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बार बार बदले जाने से भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। अलग अलग नेताओं के समर्थकों को पद देने और फिर हटाने को लेकर पार्टी की काफी किरकिरी हो रही है। पलवल जिले में भाजपा नेताओं के बीच आपसी खींचतान अब साफ नजर आने लगी है। पहले होटल मार्केट कमेटी के चेयरमैन जगविंदर सोरव बनाए गए, फिर अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर नए नाम मामले सामने आने लगे और हसनपुर में भी चेयरमैन को लेकर बार बार बदलाव किया गया। इन बदलावों से ऐसा लग रहा है कि नेताओं में
अपने अपने समर्थकों को पद दिलाने की होड़ लगी हुई है। खेल मंत्री गौरव गौतम और केंद्रीय मंत्री कृष्णा पाल गुर्जर आमने सामने नजर आ रहे हैं। बार बार बदलाव से मौजूदा चेयरमैनों में भी असमंजस और डर का माहौल बना हुआ है कि कहीं फिर नया आदेश न आ जाए। भद्दा मजाक हुआ है जो चेयरमैन से, लेकिन अब ऐसा क्या भद्दा मजाक हुआ है जो चेयरमैन से पद से मुक्त कर दिया गया है? क्या 10 दिन का ही चेयरमैन, 15 दिन के ही चेयरमैन बनाए गए थे या बनाया जाता है इस सरकार में? देखो जी, मेरे बड़े भाई कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने 2019 में मेरे को घर आके मुझे लेके गए थे और ये कह के गए थे कि छोटे भाई हो आप मेरे, तो मुझे छोटा भाई मानते हैं और मैं भी तहे दिल से उनको बड़ा भाई मानता हूँ और मेरा उनका रिश्ता टूट नहीं सकता। उनकी कोई मजबूरी रही होगी, वो मेरे साथ कोई मजाक नहीं कर सकते, मुझे बहुत प्रेम करते हैं वो, और मैं कोई भी दोष नहीं देना चाहता। उनकी कोई मजबूरी होगी जो इस प्रकार का मेरे साथ हुआ है। और खबर फरीदाबाद से है, जहां बड़खल झील चौक पर फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रीन बेल्ट पर अवैध अतिक्रमणों को लेकर सख्त कार्रवाई की गई। इस बीच बता दें कि ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमणों को हटाया गया। विभाग के एक्सीएन ने बताया कि दर्जनों बार लोगों को चेतावनी भी दी गई है, समझाया भी गया है कि इन अतिक्रमणों को खुद हटा ले ताकि ग्रीन बेल्ट का निर्माण हो सके, लेकिन लोग नहीं माने, जिसके चलते आज सख्ती करनी पड़ी। बताते चले कि विभाग द्वारा लगातार अतिक्रमण को हटाया जा रहा है ताकि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को उसका स्मार्ट स्वरूप दिया जा सके। इसके साथ ही एफएमडीए के एक्सीएन अधिकारी ने बताया कि इससे पहले ऑन रिकॉर्ड 15 बार इन लोगों को जहां चेतावनी दे चुके हैं, वहीं इन समझा चुके भी हैं कि ग्रीन बेल्ट को खाली कर दे, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। एफएमडीए फरीदाबाद विकास महानगर विकास प्राधिकरण। अच्छा, आज बड़खल चौक पर पहुंचे हैं। यहाँ पर किस किस तरह का इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है? ये ग्रीन बेल्ट है, इस ग्रीन बेल्ट से हटाएंगे सारा। लगातार जो है प्रशासन लगा हुआ है और हटा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग नहीं समझ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? लोगों में बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है और सरकारी जो संपत्ति है उसको नुकसान करने में कि भैया इसको ग्रीन बेल्ट को डेवलप करेंगे शहर की। इनेलो पार्टी की नवनियुक्त महिला जिला अध्यक्ष सुनीता सोरोत ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश इस समय बदहाली और बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। सुनीता सोरोत ने कहा है कि जननायक चौधरी देवीलाल द्वारा शुरू की गई पेंशन योजनाओं ने देश भर में सामाजिक सुरक्षा की नींव रखी और उन्हें नीतियों के आधार पर इनेलो पार्टी आगे बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया है कि आगे आने वाले चुनाव में इनेलो की सरकार बनेगी, जिसके लिए पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करेंगे और जननायक देवीलाल की नीतियों को हर घर तक पहुँचाया जाएगा। पार्टी तो मजबूत पहले भी थी, लेकिन समय को देखते हुए हालात कुछ खराब हो जाते हैं किसी कारण से, और पार्टी अब भी मजबूत है। और आज तो स्थिति है दिन दूनी और रात तो चौगुनी पार्टी हमारी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पत्रकारों के लिए भी जेल काटी थी। चौधरी देवीलाल ने पद पर रहते हुए पत्रकारों की लड़ाई के लिए फ्रंट फुट पर होकर के अगुवाई की थी। तो हमारी जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल 36 जात की पार्टी है। तीसरा स्तंभ अगर माना जाता है तो मीडिया को माना जाता है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक तात्पर्य है कि मुझे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में मुझे जिलाध्यक्ष महिला बनाया गया है और उसी के संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमेशा के अगर मजबूती के साथ काम करना है तो महिलाओं को उन्होंने हमेशा से एक फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। और आगे बढ़ेंगे। पेहुआ में प्रवर्तन निदेशालय की टीम वीजा एजेंट के घर पर रेड चला रही है। मॉडल टाउन में सुबह करीब 10:30 बजे ईडी की टीम मौके पर पहुंची और घर को अंदर से बंद कर जांच कर रही है। घटनास्थल पर किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। घर के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। ईडी टीम ने स्थानीय प्रशासन को मामले की जानकारी दी है, लेकिन रेड में किसी भी
और को शामिल नहीं किया गया है। तो वहीं ईडी की कार्रवाई का केंद्र वीजा एजेंट विशाल चावला है और जिसका नेटवर्क हरियाणा के साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक फैला है। इन राज्यों से वहां कई लोगों को विदेश भेजे जा चुके हैं और पिछले महीने एजेंट के घर चोरी की घटना भी हुई थी। चोरी ने करीब 5 लाख रुपए विदेशी करेंसी और ज्वेलरी चुराई थी। रेड से पहले एजेंट के फरार होने का भी शक है। रेवाड़ी पुलिस ने जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने जनता से कहा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को घर पर रखने या काम पर लेने से पहले पुलिस से जांच कराना जरूरी है, क्योंकि ये लोग समाज और आपके लिए खतरा बन सकते हैं। जनवरी 2025 से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 73 बांग्लादेशियों को उनके देश भेजा गया है। अधिकांश लोग रोजगार के लिए अवैध रूप से भारत आए थे और जिले में मजदूरी कर रहे थे। पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी के नेतृत्व में एक हमने सभी एसएचओ को डायरेक्शन दी हुई थी, जिसमें मतलब हमारे 73 के करीब जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं वो हमने राउंड अप किए थे। इनमें से 44 के ऊपर हमने मुकदमे दर्ज किए, जो कि रामपुरा में और कसौला में दर्ज किए। और जहाँ तक कि इन लोकेशन की बात है, मुख्यतः ये उन भट्टों पे काम करते हैं एज ए लेबर, जो कि हमारे रामपुरा और कसौला एरिया या किसी भी दूसरे थाने क्षेत्र में कि वहाँ पे ठेके पे काम करते हुए हमें मोस्टली मिले हैं। और जब चेकिंग के दौरान जो हमारी थाना स्तर पे जो हमारी टीम हमने गठित की है, चेकिंग के दौरान जब इनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो हमने पाया गया कि इनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट जो कि भारतीय नागरिकता से संबंधित है वो नहीं मिले। इनको हमने राउंड अप करके जुडिशल प्रोसीजर अडॉप्ट करके इनको हमने डिपोर्ट किया गया है बांग्लादेश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।